कहानी की शुरुआत हुई एक लड़की को दिखाने से जो कहानी की मेन कैरेक्टर है। इसका नाम एस्टर होता है। एस्टर का ताल्लुक जूस यानी यहूदी फैमिली से है। ये उनका रिलीजन मजहब है। वो कुछ सोच रही थी, फिर अपना सामान पैक करती है, कमरे से नीचे बाहर आ गई जहाँ पर कुछ जूस औरतें खड़ी थी। आज इनका फेस्टिवल त्योहार था तो सब लोग एस्टर को भी विश करती है। वो वापिस से कमरे में आई, अपना सारा सामान यहाँ तक कि फोन भी बेड पर रखती है। अपनी दादी की तस्वीर लेकर घर से बाहर आ गई। एक औरत उससे पूछती है, एस्टर कहाँ जा रही हो? उसने जवाब दिया कि मदर इन लॉ के घर, यानी उसके हस्बैंड की मोम के घर। औरत हैरत से बोली, मदर इन लॉ? पर उनका घर तो उस तरफ है ना, तुम इस तरफ क्यों जा रही हो? जिस पर एस्टर बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। अब तक हम जान गए कि एस्टर शादीशुदा है, तो अब हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम यंकी था। वो भी अपनी मोम के घर खाने पर आया था। उसकी मोम ने उसे बता दिया कि एस्टर अभी तक नहीं आई। जो सुनकर यंकी भी काफी हैरान रह गया कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। तब उसकी मोम गुस्सा करने लगी कि वो हमेशा ऐसे करती है, लेट ही आती है। आज न जाने ये लड़की कहाँ गई होगी। जबकि एस्टर तो भागकर अपने पियानो टीचर के घर आ जाती है। दरअसल एस्टर भागने वाली थी, जिस सब में उसकी टीचर मदद कर रही है। टीचर उसे पासपोर्ट और एक गिफ्ट देती है। एस्टर काफी जज्बाती हो गई, उनके गले से लग जाती है, फिर वहाँ से निकल गई। गाड़ी के जरिए जल्दी वो एयरपोर्ट पहुँच जाती है क्योंकि वो बर्लिन जा रही थी। अब उसने घर क्यों छोड़ा, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। यंकी एस्टर को ढूंढता हुआ घर आया। उसे पता चला कि वो तो घर छोड़कर जा चुकी है। अगली सुबह अपनी मोम को भी उसने ये बात बता दी कि वो जा चुकी है। यंकी की मोम को काफी गुस्सा आया, बोलती है ना जाने कहाँ चली गई होगी। यंकी कहता है, मॉम मुझे लगता है वो मेरे साथ खुश नहीं, जब भी वो छोड़कर चली गई है। मॉम कहती है, पर हमने आज तक उसे कुछ भी नहीं कहा, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। एस्टर बर्लिन पहुँच गई। एक घर पे आकर दरवाजे की बेल बजाती है, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो सीढ़ियों पर बैठ जाती है और अपनी पास्ट माजी को याद करने लग गई कि उसके डैड हमेशा फेस्टिवल के दिन शराब पीती थी, जो चीज किसी को भी पसंद नहीं थी, पर उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं थी। अब कहानी में पास्ट और प्रेजेंट मौजूदा वक्त बार बार दिखाई गई है, तो हम कभी पास्ट में जाएंगे तो कभी प्रेजेंट में वापस आ जाएंगे। पर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। एस्टर अपने टीचर का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है, जो दरअसल एक कंपस था, यानी जो रास्ता वगैरह बताने में मदद करता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। फिर वो सामने अपनी मोम को देखती है, क्योंकि बर्लिन वो अपनी मोम के पास ही आई थी, पर जो वो उनको एक औरत के साथ देखती है तो फिलहाल उनके पास नहीं जाती। ये इनकी फैमिली सोच रही थी कि एस्टर ऐसे अचानक कहाँ जा सकती है, जबकि वो तो बर्लिन की गलियों में घूम रही थी। वो खुद को आजाद समझ रही थी, क्योंकि वो एक ऐसी माहौल से आई थी जहाँ एक किस्म का औरतों को कैद करके रखा जाता है, यानी कि उन्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी, उतनी आजादी नहीं थी जितने मर्दों को होती है। वो एक कॉफी शॉप में गई, देखती है कि एक लड़के को कॉफी के कप्स उठाने में मसला हो रहा है, इसलिए वो पूछती है, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? जिस पर उसने भी हाँ कहा। वो लड़के के साथ कॉफी लेकर एक म्यूजिक स्कूल में आ गई, क्योंकि ये लड़का एक म्यूजिशियन था। एस्टर म्यूजिशियन लड़के के ग्रुप से भी मिली, और जब वो उनकी परफॉर्मेंस देखती है, वो जब म्यूजिक बजा रही थी तो एस्टर काफी जज्बाती हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गई थी, क्योंकि उसे बस शुरू से ही म्यूजिक सीखने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी फैमिली में जाहिर है बहुत सख्ती थी, तो जो लड़कियों को म्यूजिक में जाने की इजाजत नहीं थी। कहानी फिर से पास्ट में आई, जहाँ एस्टर अपनी फैमिली के साथ यंकी के घर आई, क्योंकि आज इनकी शादी की बात होनी थी। जब एस्टर और यंकी दोनों मिलते हैं तो वो उसे भी बता देती है कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, जिस पर यंकी ने साफ मना कर दिया कि लड़कियों को म्यूजिक नहीं सीखना चाहिए। इससे एस्टर को बुरा तो लगा, पर क्योंकि यंकी दिल का काफी अच्छा था तो वो उसे पसंद आया। वो शादी के लिए मान जाती है। प्रेजेंट में एस्टर अभी भी म्यूजिशियन के साथ थी। ये लोग बीच पर जा रहे थे समंदर किनारे एंजॉय करने, तो एस्टर को भी ये अपने साथ ले चलती है, जो जल्द ही सबके साथ घुल मिल जाती है। बीच पर वो देखती है कि सब लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए वो भी आजादी के साथ पानी में गई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो पहली बार खुलकर अपनी मर्जी से जी रही। वो अपनी विग भी उतार देती है, क्योंकि उसके बाल छोटे छोटे से थे। दरअसल जूस लोग शादी के बाद लड़कियों के बाल काट देते हैं, एस्टर के भी बाल काट दिए गए थे, और जब तक बाल नहीं उग जाते उन्हें विग ही पहन के रखनी पड़ती थी। एस्टर कहती है कि मैं जैसी हूँ वैसी रहूँ, इसे क्या पे लिए खुद को अब से नहीं बदलू। यंकी जब घर पर था तो उसे एस्टर के पियानो टीचर का एड्रेस मिलता है। यंकी और उसका भाई जो वहाँ पर गए तो वो भी कह देती है कि एस्टर तो यहाँ पर आए ही नहीं। वो फिर एस्टर का फोन चेक करती है, जिसमें एक वॉइस मैसेज था जो एस्टर ने अपनी मॉम को भेजा था। उसे यंकी को पता चलता है कि एस्टर माँ बनने वाली है। उसे काफी हैरत भी हुई और खुशी भी। ये बात उसने अपनी फैमिली को भी बता। उसके बड़े यंकी को कहती है कि वो बच्चा इस घर का वारिस है, तो तुम्हें एस्टर को कैसे भी करके वापस लाना होगा। इसलिए वो अपने भाई के साथ बर्लिन जाने की तैयारी करने लगता है। उधर एस्टर का फिलहाल कोई ठिकाना नहीं था, तो जाहिर है सोने के लिए भी उसके पास जगह नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप म्यूजिक स्कूल में घुस आई। चुपके से एक कमरे में जाकर जमीन पर ही सो जाती है। पास में वो वक्त दिखाया गया जब एस्टर की शादी होने वाली थी। एस्टर की मोम उससे मिलने आई, लेकिन वो अपनी मोम से काफी नाराज थी, क्योंकि वो बचपन में ही उनकी फैमिली को छोड़ के चली
चली गई थी। एस्टर को उसकी दादी अलग कमरे में ले गई, समझाती है कि तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। फिर उन्होंने एक औरत को भी बुलाया ताकि वो एस्टर को समझा सके। औरत उसे सारी बात समझाती है कि शादी के बाद तुम कैसी एक अच्छी वाइफ बन सकती हो। साथ ही तुम्हें अपने ज्यूस वाले सारे रस्मो रिवाज को भी पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यूस लोगों के कल्चर रस्मो रिवाज काफी ऑर्थोडॉक्स है, अलग किस्म की अजीब है, जो खास औरतों के लिए ही बनाई गई है, जिन पर हर हाल में इन लोगों को चलना होता है। प्रेजेंट में एस्टर सो कर उठी। म्यूजिक स्कूल से जब वो जाने लगी तो उसे बच्चों की आवाजें आने लगती हैं, जिसके साथ ही वहाँ एक औरत एस्टर को देख लेती है। उसे काफी हैरत हुई कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। उसने फौरन इस बारे में जाकर स्कूल के प्रिंसिपल को बता दिया। वो जब यहाँ आई तो एस्टर कहती है कि माफ करना, गलती हो गई मुझसे, जब मैं यहाँ सो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, जो कहकर वो यहाँ से जाने लगी। लेकिन प्रिंसिपल एस्टर को अपने साथ एक होटल में लेकर गई। वो समझ गई थी कि एस्टर के साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें म्यूजिक का शौक है या तुम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हो तो स्कूल की स्कॉलरशिप हासिल करने का तुम्हारे पास एक मौका आ रहा है। हमारे स्कूल में बेसहारा लोगों के लिए एक प्रोग्राम रखा जा रहा है, जिसमें जीतने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है। अगर तुम चाहो तो उस प्रोग्राम का फॉर्म भर सकती हो। इस पर एस्टर भी कह देती है, ठीक है सर, मैं आपको सोच के बता दूंगी। यंकी और उसका भाई एस्टर को ढूंढते हुए बर्लिन पहुंच जाती है। सुबह को ये जब होटल के कमरे में थी तो यंकी का भाई अपना सामान निकालता है, जिसमें यंकी को एक अजीब सा बॉक्स दिखा। उसने जब खोलकर चेक किया तो अंदर एक गन थी, जिसे देख वो काफी डर गया कि ओह माय गॉड, ये अपने साथ गन लेकर आया है, शिट, ये अब किसी को मार ना दे। उधर एस्टर खास प्रोग्राम का फॉर्म भरने म्यूजिक स्कूल आ जाती है, लेकिन उसने एड्रेस की जगह कुछ नहीं लिखा था। रिसेप्शनिस्ट देखकर कहती है, बेटा आपने एड्रेस में कुछ नहीं डाला, ये जरूरी है। इसलिए एस्टर अपनी मोम के घर का एड्रेस डाल देती है, क्योंकि उसका अपना यहाँ कोई ठिकाना नहीं था। यंकी और उसका भाई एस्टर को ढूंढने उसकी मोम के घर गई, लेकिन वो अंदर से उन्हें कह देती है कि वो यहाँ पर नहीं आई, और उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। वो फिर अपनी दोस्त को बताने लगी कि मुझे अपनी बेटी एस्टर पर तरस भी आता है, क्योंकि उसकी शादी काफी छोटी उम्र में ही हो गई थी। और यहाँ से पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जब एस्टर की शादी हो रही है। सभी लोग काफी खुश थे, क्योंकि ये एस्टर के लिए काफी बड़ा दिन है। प्रेजेंट में एस्टर म्यूजिक स्कूल आई, जहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही थी। एक लड़की ने जब देखा कि एस्टर ने भी म्यूजिक प्रोग्राम में हिस्सा लिया तो वो उसका मजाक उड़ाने लगी। कहती है कि ज्यूस वाले काफी ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो औरतों को किसी भी किस्म की आजादी नहीं देती, सारी आजादी सिर्फ मर्दों के लिए ही होती है। औरत उनके नजदीक सिर्फ घर के अंदर रखी जाने वाली कोई चीज है और बस बच्चे पैदा करने के लिए ही होती है। उसकी ये बात सुनकर एस्टर को काफी गुस्सा आ गया। वो कहती है, बकवास बंद करो, मैं बच्चे पैदा करने वाली कोई चीज नहीं हूँ, समझी, मैं भी ये म्यूजिक प्रोग्राम करूंगी, देखना तुम। जिसके बाद सभी मिलकर म्यूजिक की प्रैक्टिस करने लगती है, और अब वक्त के साथ साथ एस्टर की भी उनसे दोस्ती हो जाती है। वो म्यूजिशियन लड़की की एक दोस्त के घर गई, जहाँ सभी उसे काफी पसंद करने लगी, पक्की दोस्त बन जाती है। पास में जब एस्टर की शादी हो गई तो उसके बाल काटे जा रहे होते हैं, और वो बेचारी काफी दुखी होकर रोने लगती है। उसका गम सब बता रहा था कि वो अपने बालों से कितना प्यार करती थी, पर अब चाहकर भी वो उन लोगों को नहीं रोक सकती। जबकि प्रेजेंट में लगातार यंकी और उसका भाई एस्टर को ढूंढने की कोशिशें कर रही थी। एस्टर जो अभी भी अपने दोस्तों के साथ थी, खुशी से कहती है कि मुझे पूरी उम्मीद है मैं स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जीत जाऊंगी। अब उसका खुद पर इतना यकीन देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि जरा हमें पियानो तो बजा कर दिखाओ, हम भी तो देखें कि तुम वो कैसे बजाती हो। वो उनके सामने अब पियानो बजाने लगती है, पर उसका ये तरीका काफी पुराना होता है, जो देखकर वो भी लड़की कहती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करती है और कितना अच्छा पियानो बजा लेती है, फिर भी हमें पक्का यकीन नहीं है कि हम जीतेंगे या नहीं। पर तुम इतने पुराने स्टाइल से बजा रही हो और फिर भी तुम्हें कितना यकीन है। तुम्हारा अंदाज देखकर तो मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम तो क्या अगले 10 प्रोग्राम्स में भी तुम नहीं जीत सकोगी। ये सुनकर वो काफी दुखी हो गई, फौरन उठी वहाँ से बाहर ही आ जाती है। उसने अपनी दादी को रोते हुए कॉल की, कहती है, दादी जी मुझे समझ नहीं आ रही अब मैं क्या करूँ। पास्ट में दिखाया गया कि एस्टर की शादी को काफी वक्त हो गया था, पर उसका बच्चा नहीं हुआ, जिस वजह से यंकी की मोम बच्चे के लिए उस पर काफी प्रेशर डाल, और वो बेचारी चुपचाप बस सुनती ही। प्रेजेंट में एस्टर डॉक्टर के पास आई अपना चेकअप करवाने, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा पैदा होने वाला था। वो फैसला करती है कि अब मैं इस बच्चे के साथ ही अपनी सारी जिंदगी गुजारूंगी। यंकी और उसका भाई एक बार में आई, जहाँ यंकी एक औरत से कहता है कि मेरी वाइफ शायद मेरे साथ खुश नहीं, मुझे उसकी खुशी के लिए क्या क्या करना चाहिए। तब औरत ने बताया कि तुम उसके हर हाल में मदद करो, उसका साथ दो और उसे हर वो चीज दो जिसकी उसे जरूरत है। पास्ट में एस्टर को जब बार बार
बच्चे के लिए प्रेशर दिया जा रहा था तो उसे काफी बुरा लगता है। प्रेजेंट में यंकी एस्टर की मॉम के घर गया, उन्हें अपना नंबर देते हुए कहता है कि एस्टर का जैसे कुछ पता चले मुझे फौरन बता दीजिएगा। लेकिन यंकी के भाई को एस्टर की मॉम पर शक था कि पक्का इसने एस्टर को कहीं छुपा के रखा हुआ है और ये हमसे छुपा रही है। इसलिए एक दिन चुपके से वो एस्टर की मॉम के घर घुस आया। वहाँ जब छानबीन करने लगा तो उसे एस्टर के म्यूजिक प्रोग्राम की फॉर्म मिल जाती है जो पोस्ट वाला आदमी यहाँ रख गया था क्योंकि एस्टर ने यहाँ का एड्रेस दिया था। इसलिए एस्टर अपने दोस्तों के साथ एक म्यूजिक क्लब में आई जिस बीच वो म्यूजिशियन लड़के के साथ डांस करने लगती है जो अब उसका दोस्त बन गया था। जबकि यंकी का भाई भी उन फॉर्म्स के जरिए इस क्लब में पहुंच गया और अब वो एस्टर को भी यहाँ देख लेता है। सबूत के तौर पर वो एस्टर की कुछ तस्वीरें बना लेता है ताकि यंकी को दिखा सके और ये वही तस्वीरें थी जिनमें एस्टर अपने दोस्त की काफी करीब खड़ी थी। पास्ट में वो दिन दिखाया गया जब एस्टर खाने पर यंकी की मॉम के घर आई थी। यहाँ सारी औरतें बच्चा ना होने पर उसे बातें सुनाने लगती हैं जिस पर गुस्सा होकर वो वहाँ से अपने घर आ जाती है। बाथरूम में जाकर जब उसने टेस्ट किया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, जिस खबर से वो बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है कि यंकी जब घर आएगा तो सबसे पहले ये खबर मैं उसे सुनाऊंगी, वो भी कितना खुश होगा। इसी खुशी के साथ वो अपने हस्बैंड के आने का इंतजार करने लगी जिसके कुछ ही देर बाद यंकी घर आ गया। वो बच्चे वाली खबर उसे बताने ही वाली थी कि तभी यंकी उससे पूछ लेता है कि तुम मॉम के घर से यहाँ क्यों चली आई। वो एस्टर पर भड़क उठा कि एक तो हमारा बच्चा नहीं हो रहा, दूसरा तुम खाने के टेबल से उठाई, जानती हो कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। सुन लो कान खोल के मेरी बात, अगर ऐसे सब चलता रहा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये लड़ाई तो काफी ज्यादा ही बढ़ गई थी। यंकी के मुंह से डिवोर्स वाली बात सुनकर एस्टर का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि यंकी मुझसे ऐसी बातें करेगा। वो बहुत दुखी हो गई क्योंकि ये सब कुछ वो यंकी के लिए ही तो कर रही थी। तो उसकी ऐसी बर्ताव से एस्टर भी भड़क गई। उसने दिल में ठान लिया कि अब मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना, मैं अपने लिए जीऊँ एक आजाद जिंदगी। मैं भाग जाऊँ क्योंकि भागना ही ठीक रहेगा। वैसे भी यहाँ तो किसी को मेरा ख्याल ही नहीं। प्रेजेंट में यंकी का भाई वापिस आकर उसे एस्टर की वाले तस्वीरें दिखाता है और जब यंकी देखता है कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ है वो काफी दुखी हो जाता है। वो भागकर एस्टर की मॉम के घर गया, उनसे कहता है आपने उसे कहाँ छुपा के रखा हुआ है, प्लीज बता दीजिए। उस दिन मैंने गुस्से में वैसे उसे डिवोर्स की बात की और वो घर छोड़ के चली गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने उसे किसी और लड़के के साथ देख लिया है। तब एस्टर की मॉम भी यंकी को कह देती है कि तुम कभी भी समझ नहीं पाई दिल से कि वो तुमसे चाहते क्या है और तुम उसके लिए क्या थी, वरना तो वो तुम्हें कभी भी छोड़ के ना जाती। एस्टर जो अपने दोस्तों के पास जा रही थी, यंकी का भाई उसे देख लेता है। वो उसे पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और एक पार्क में ले आया। समझाने लगता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले बगैर किसी सहारे के इस शहर में रह पाओगी, भूल है तुम्हारी। और जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा ना तो तुम लौटे हुए वापस आओ, लेकिन उस वक्त तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। वो एस्टर को फिर गन देते हुए कहता है कि ये लो रखो अपने पास, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए ना इससे खुद को शूट करके अपनी जान लेना, मर जाना। जो कहकर यंकी का भाई वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एस्टर अपनी मॉम के घर आई, उन्हें सारी बात बता देती है। दोनों माँ बेटी जिस बाती हो गई रोने लगती है। जाहिर है इतने वक्त के बाद जो मिल रही थी। उसकी मॉम कहती है मेरी बेटी तुम परेशान मत हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। एस्टर गुस्से से पूछती है मॉम आपने बचपन में ही हमें खुद से अलग क्यों कर दिया, क्यों सबसे अलग रहने लगी थी। तब उसकी मॉम बताती है कि बेटा ना मैं तुम्हारे डैड को पसंद थी ना वो मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए हर वक्त हमारी लड़ाई होती रहती थी। रंग आकर मैंने तुम्हारे डैड को डिवोर्स दी पर कोर्ट ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझे न देकर तुम्हारे डैड को दे दी। हालांकि मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची तुम भी मेरे साथ रहो। अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर एस्टर एक बार फिर जज्बाती हो गई, जोर से उनके गले से लग जाती है। फिर अगले दिन उसकी मॉम एस्टर को म्यूजिक प्रोग्राम के लिए तैयार करती है क्योंकि आज एस्टर का इम्तिहान था। उसने जजेस के सामने अपनी परफॉर्मेंस देनी थी और फिर एस्टर प्रोग्राम वाली जगह पर पहुंच जाती है। उसकी परफॉर्मेंस देखने उसके सारे दोस्त भी आए हुए थे और तो यंकी भी यहाँ पहुंच जाता है। वो जजेस को कहती है कि आज मैं आपको पियानो बजा के नहीं दिखाऊं बल्कि आज मैं गाना सुनाने वाली हूँ। वो पहले सबको बताती है कि कैसे ज्यूस रिलीजन में हमें रोका जाता है, हर चीज से मना किया जाता है, किसी भी किस्म की आजादी नहीं दी जाती। यानी कि वो अपनी सारी परेशानियों ने बता रही थी। जिसके बाद वो गाना सुनाने लगती है। वो बहुत दिल से गाती है, जो चीज उसकी आवाज में दर्द को साफ जाहिर कर रही थी। उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलात तकलीफें गाने के जरिए जाहिर हो रही थी। मगर सबको उसका गाना काफी पसंद आया, यहाँ तक कि वो लोग भी गाने में इतना खो गए ये सब जज्बाती हो जाते हैं। गाना खत्म करने के बाद जब सारे लोग बाहर आए तो एस्टर देखती है कि यहाँ पर यंकी भी आया हुआ है। वो उसे कहता है कि मैंने भी तुम्हारा गाना सुना है, तुमने बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
प्लीज मुझे माफ कर दो। वो फिर उसे एक म्यूजिक वाला लॉकेट देते हुए कहता है कि चलो घर चलते हैं, जिस पर एस्टर कहती है कि नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे ये जिंदगी बहुत प्यारी है, ये आजादी काफी पुरसकून है। उसका हस्बैंड एस्टर को काफी मनाता है, गिड़गिड़ाता है, यहाँ तक कि अपने बाल भी काट लेता है, जो उनके कल्चर और रिलीजन में काफी जरूरी समझी जाती है। पर अपने हस्बैंड के लाख रोकने पर भी वो नहीं रुकती, वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब उसे अपनी पूरी जिंदगी आजादी से जीनी थी। यंकी का भाई भी उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर उसे भी वो धक्का मारकर आगे बढ़ जाती है। वो ठान चुकी थी कि अब मैं किसी के भी दबाव में आकर घुट घुट के नहीं जीऊंगी, बल्कि आजादी वाली जिंदगी जीऊंगी, जैसे खुले आसमान में पंछी जिया करते हैं, जिनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती। उसने पूरी तरह से इस जिंदगी को अपना लिया था, ये चाहे इसका अंजाम कुछ भी होता। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती।